देखिए अपने पास क्या इक्वेशन आई, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू टी बाई टू डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर। तो अब अपन डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू को रखेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है वहां पर टी बाई टू, ये अपन ने लिख दिया टी बाई टू डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर। डेल वाई बाई डेल एक्स अपन ने कितना निकाला है, माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जब इसकी वैल्यू को अपन यहां पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गया। अब देखिए जब अपन ने वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग निकाला था, v इक्वल टू क्या आया था, अंडर रूट टी बाय म्यू आया था। टी क्या था, टेंशन था, म्यू क्या था, मास पर यूनिट लेंथ था। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आएगी यहाँ से म्यू वी स्क्वायर, ये हो गई इसमें टेंशन की वैल्यू। एक तो ये, अब इसमें आ रहा है के, तो के क्या होता है, के इक्वल टू अपन ने देखा है ओमेगा अपॉन वी था, ठीक है। वी क्या है इसमें, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो दोनों की वैल्यू जब अपन इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू टी, टी कितना है म्यू वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा म्यू वी स्क्वायर बाय टू। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर के स्क्वायर, के कितना है ओमेगा बाय वी, इसकी वैल्यू रख देते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म क्या बच रही है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहाँ पे अपन रख देंगे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर से वी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब अपने पास क्या बचा, डी यू बाई डी एक्स हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आई अपने पास डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू। म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखिए पहले जब अपन ने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी क्या आया था, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब अपन ने पोटेंशियल एनर्जी डी यू बाय डी एक्स निकाला तब भी क्या आया, सेम आया। यानी कि यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए डी यू बाई डी एक्स ही आया, डी के बाई डी एक्स ही आया। तो यहां से अपन देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो अब अपन लिख देंगे डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी के बाय डी एक्स, ये आ गया। यानी अब देखिए अब अपन ये जो निकला इसके अकॉर्डिंग अब अपन देखेंगे क्या होगा। अपन ने निकाला था डी के बाई डी एक्स कितना आया था, डी के बाई डी एक्स आया था हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही आया था। और डी यू बाई डी एक्स भी सेम यही आया था, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां से अपन देख सकते हैं क्या था, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी के बाय डी एक्स होगा। इसको देखकर अब अपन क्या कह सकते हैं
कि दोनों इक्वल है, तो जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम आएगी, और जहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। इसको अपन देखते हैं इससे। ये स्ट्रिंग थी, रख देने के बाद क्या हुआ, जब झटका दिया तो इस तरह की वेव बनी, ठीक है। अब इस टॉप पॉइंट पे देखिए, ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है पार्टिकल की, ये भी dx था और एक्सट्रीम पे भी ये कितना रहेगा, dx ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कोई स्ट्रेच नहीं आएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि टॉप पॉइंट पर या फिर एक्सट्रीम पॉइंट पर कोई स्ट्रेच नहीं आया। तो जब कोई स्ट्रेच नहीं आएगा तो इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो होगी, ठीक है। अब देखो एक्सट्रीम पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में एसएचएम करेगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पर देखें तो पार्टिकल की वेलोसिटी v क्या होती है, जीरो होती है, यानी इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इसकी जीरो होगी। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, जीरो है। यही अपन ने इससे देखा था। अब नेक्स्ट इस वाले पार्ट में देखते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती थी, मैक्सिमम होती थी। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं v क्या था, मैक्सिमम होता था। तो जब v मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब इस वाले पार्ट में देखिए जो स्ट्रिंग क्या होगी, मैक्सिमम स्ट्रेच हो रही है, ये वाला जो पार्ट है। अगर मैक्सिमम स्ट्रेच हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इसमें मैक्सिमम होगी। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेच, इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अब अपन यहाँ से देख सकते हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी जीरो थी उसी टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, जीरो, और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। टोटल एनर्जी देखेंगे तो टोटल एनर्जी DE बाय DX को अपन क्या लिख सकते हैं, ये होगी DK बाय DX प्लस DU बाय DX, यही होगी टोटल एनर्जी। और अपन ने देखा था कि DX बाय DA, DK बाय DX अभी अपन ने देखा है इक्वल टू होगा DU बाय DX के होता है, ये देखा अभी अपन ने। तो यहाँ पर देखिए इस d बाई dx को अपन क्या लिख सकते हैं, ये दोनों टर्म क्या है, इक्वल होती है। तो यहाँ से अपन de बाय dx को क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे ट्वाइस ऑफ dk बाय dx या फिर ट्वाइस ऑफ du बाय dx, ये लिख सकते हैं।
तो अब अपन ने इनकी वैल्यू भी निकाली थी dk बाई dx और du बाई dx की। तो d बाई dx कितना आ जाएगा, ये आएगा अपने पास de बाई dx इक्वल टू 2 इंटू, देखिए dk बाई dx कितना आया था या फिर du बाई dx, हाफ म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एस, यही आया था। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो de बाई dx कितना आ जाएगा, de बाई dx आएगा यहाँ से म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स, ये हो गई de बाई dx की वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव। तो पावर कितनी होती, पावर होती है de बाय dt, यही होगी। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको अपन ने क्या करा, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में dx से क्या करा, मल्टीप्लाई किया। अब d बाय dx इसको इस तरह से कर सकते हैं और ये क्या हो जाएगा dx बाय dt। तो यहाँ से पावर कितना आ जाएगा, पावर आएगा यहाँ से de बाय dx इंटू de बाय, ये हो जाएगा dx बाय dt, ठीक है। इसको अपन ने क्या करा, d बाय dt पावर था, dx से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब d बाय dx इसको इस तरह से लिख दिया और ये हो गया dx बाय dt। अब dx बाय dt क्या होता है, ये होगा v यानी कि वेलोसिटी। d बाई dx अभी अपन ने निकाला था, वैल्यू क्या आई थी, म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स। तो यहाँ से अब अपन पावर लिखेंगे, तो पावर कितनी आ जाएगी, ये आएगी म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स। ये तो हो गया de बाई dx इंटू dx बाई dt भी है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई v से कर देंगे, तो ये हो गया पावर। अब देखिए पावर यहाँ पर क्या है, टाइम का फंक्शन है, तो इस पावर को अपन क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर। ये है इंस्टेंटेनियस पावर। अब अगर अपन को एवरेज पावर निकालना हो तो क्या होगा, P एवरेज निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होगा 0 से t P इंस्टेंटेनियस इंटू dt डिवाइडेड बाय 0 से t dt, यही एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है। अब ठीक है, जब अपन एवरेज निकालेंगे तो ये टर्म क्या है, म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, v तो कांस्टेंट है, ये जो है कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स, इसका एवरेज वैल्यू क्या आता है, ये आता है हाफ। तो जब अपन p एवरेज लिखेंगे तो p एवरेज कितना हो जाएगा, ये होगा p एवरेज म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, तो ये आ गया म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v, और कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स की एवरेज वैल्यू क्या होती है, हाफ। तो यहां से अपने पास एवरेज पावर कितना आ जाएगा, P
टी एवरेज आ जाएगा हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। ये तो हो गया एवरेज पावर। ठीक है, अब ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ। तो जब इसकी वैल्यू को अपन यहाँ पे रखेंगे तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा टी एवरेज इक्वल टू हाफ म्यू ए स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है। ठीक है, ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 2 पाई एफ का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू वी। 2 से इसको अपन ने 2 टाइम्स 4 को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो यहां से अब एवरेज पावर क्या आ जाएगी? एवरेज पावर आएगी 2 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर वी। ठीक है, 2 पाई स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर एफ स्क्वायर वी आएगा। यही टर्म यहाँ पर बच रही है। ये आ गई अपने पास एवरेज पावर का फॉर्मूला। यानी इस केस में अपन ने देख लिया इंस्टेंटेनियस पावर कितनी आती थी? म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू वी। एवरेज निकाला तो एवरेज कितना आया? 2 पाई स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर एफ स्क्वायर वी। या फिर इसको क्या कह सकते हैं? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी। ये तो हो गई एवरेज पावर। नेक्स्ट क्या है? इंटेंसिटी। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या करा? एनर्जी निकाल ली, पावर देख ली। नेक्स्ट क्या है? इंटेंसिटी। और इसमें क्या होगा? पी एवरेज वाला फॉर्मूला यूज में आएगा, जो कि क्या है? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है पी एवरेज अपॉन एरिया। ये क्या होता है? इंटेंसिटी। अब देखिए, अगर कोई भी वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपन ने क्या ले लिया है? एस ले लिया है। एरिया एस लिख दिया है। ठीक है, एस लिया तो आई कितना हो जाएगा? पी एवरेज अपॉन एस। यही होगा। पी एवरेज अपन ने कितना निकाला? यहां पर निकाला है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी अपॉन एस। यही आएगा इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, जब अपन ने वेलोसिटी ऑफ वेव निकाली थी वहां पर म्यू की वैल्यू क्या आई थी? म्यू की वैल्यू आई थी रो इंटू एस। पिछला याद करेंगे तो ये पता लग जाएगा। म्यू इक्वल टू क्या है? रो इंटू एस। तो म्यू की वैल्यू को अपन इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आएगा 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू एस इंटू वी डिवाइडेड बाय एस। एस एस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यहां से इंटेंसिटी आ जाएगी अपने पास, एस को कैंसिल करने के बाद आएगा 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो इंटू वी। ये हो गया है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। अब इस फॉर्मूले से अपन को क्या पता लग रहा है? इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यानी यहां से अपन लिख सकते हैं आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ये कब? जब अपन ने फ्रीक्वेंसी को क्या लिया है? कांस्टेंट। यानी कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। कब? जब दूसरे फैक्टर क्या अपन ले? कांस्टेंट ले।
अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। दो वेव दे रखी है अपन को, इस तरह से देखिए, ये तो है वेव 1, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड अपन को दे रखा है यहाँ पर 5 मीटर, और दूसरी वेव के लिए देखिए कुछ इस तरह से, ये सेकेंड वेव दे रखी है, ये है वेव 2, और इसका दे रखा है अपन को एम्पलीट्यूड 2 मीटर दे रखा है। क्या फाइंड करना है अपन को? इनकी इंटेंसिटी का रेशियो, फाइंड I1 बाय I2, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। इस वेव को देखकर अपन को क्या लग रहा है कि जितने टाइम में फर्स्ट वेव ने हाफ साइकिल पूरा किया, उतने ही टाइम में क्या करा है, सेकेंड वेव ने फुल साइकिल पूरा कर लिया है। यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन आ सकता है? जो सेकेंड वेव की फ्रीक्वेंसी है वो अपन ने ले ली है F2, फर्स्ट की ले लेते हैं F1, तो दोनों में अपन क्या रिलेशन लिख सकते हैं? F2 इक्वल टू 2F1। ये आ गया दोनों की फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। तो अब देखिए, अब अपन को क्या करना है? इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या आया था? I इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर A स्क्वायर F स्क्वायर रो इंटू V, यही आया था। तो इससे अपन को क्या पता लग रहा है? इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। अब अपन को फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का निकालना है इंटेंसिटी का रेशियो। क्या आ जाएगा? ये I1 बाय I2 इक्वल टू, यहां से आ जाएगा A1 बाय A2 का स्क्वायर इंटू F1 बाय F2 का स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब देखिए F2 इक्वल टू क्या था? 2F1, तो F1 बाय F2 कितना आ जाएगा? 1/2। A1 कितना है यहाँ पर? 5 मीटर, A2 कितना है यहाँ पर? 2 मीटर। वैल्यू रख देते हैं, तो I1 बाय I2 कितना आ जाएगा? I1 बाय I2 यहां से आएगा 5/2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर, यही आएगा। क्योंकि A1 था 5, A2 था 2, और यहां से F1 बाय F2 कितना है? 1/2, तो यहां से आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 16। ये आ गया दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अभी तक अपन ने क्या करा? सिर्फ एक वेव के बारे में पढ़ा, उसकी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, उसके अंदर वेलोसिटी निकाली थी जो कितनी आई थी? √T/μ आई थी। यानी अभी तक अपन ने सिंगल वेव के बारे में पढ़ा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा वेव ट्रैवल करती हैं। कहीं पे भी आपने देखा होगा, किसी भी कॉन्सर्ट में बैठे होंगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, तो उनसे क्या होगा? अलग अलग वेव आएंगी। तो वो जब वेव आएंगी तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो अपन को निकालना है। तो उसके लिए अपन क्या देखेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी ये कब है? जब किसी रीजन में वेव 2 या मोर देन 2 ट्रैवल करती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक स्ट्रिंग है, एक पर्सन ने इधर से पकड़ रखा है, दूसरे ने उस तरफ से पकड़ रखा है। एक बार इधर वाले पर्सन ने क्या करा? इधर से जग दिया, वेव बनी। उधर जो पर्सन खड़ा है उधर से उसने भी क्या करा? इस तरह से देखिए, यहाँ पर एक जग दिया, तो क्या हुआ? एक ही सिंगल स्ट्रिंग के अंदर दो वेव बन गई हैं। कुछ इस तरह से बन जाएंगी वेव। ये देखिए, ये एक इधर, ये बन गई इधर, ठीक है। इधर से जो वेव आई उसका अपन ने लिखा y1 है, ठीक है। इसका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है ये, और जो इस तरफ से अपोजिट एंड से आ रही है उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है v2। ये वेव
इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और ये वाली इस तरह से यहाँ पर v से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे ये ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ेंगी तो ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे। देखिए ठीक है, ये वेव इधर आ रही है, ये वाली इधर। इसका डिस्प्लेसमेंट अपन ने कितना लिया है, y1 लिया है, और इसका डिस्प्लेसमेंट अपन ने कितना लिया है, y2 लिया है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर क्या होगा, ये ओवरलैप कर जाएंगी। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगी। ये हो गई है y1 एम्पलीट्यूड वाली वेव, ये है मान लिया y2 एम्पलीट्यूड वाली वेव। अब अपन को क्या करना है, जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है तो अब अपन को क्या करना है, रिजल्टेंट वेव बनानी है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, व्हेन टू और मोर वेव्स साइमल्टेनियसली पास थ्रू अ पॉइंट देन डिस्टर्बेंस एट दैट पॉइंट इज सम ऑफ द डिस्टर्बेंस बाय ऑफ ईच वेव प्रोड्यूस इन द एब्सेंस ऑफ अदर वेव। यानी इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब क्या है कि जब दो वेव इस तरह से ट्रेवल करती हुई आई और अपन को इस पॉइंट पे क्या करना है, नेट डिस्टर्बेंस निकालना है या नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो हो इन डिस्प्लेसमेंट का सम, जो कि जैसे y1 है इन द एब्सेंस ऑफ दिस वन और y2 है इन द एब्सेंस ऑफ दिस वन, यानी कि y1 प्लस y2 का सम होगा रिजल्टेंट वेव का। यानी जब ये वेव ओवरलैप करी, तो जब ओवरलैप करी तो कुछ इस तरह से ये रिजल्टेंट वेव बन जाएगी। ये हो गया है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। ठीक है, ये है अपने पास रिजल्टेंट वेव। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन यहाँ पे जब अपन ने नेट डिस्प्लेसमेंट निकाला वो क्या हो गया, इनके डिस्प्लेसमेंट के सम आएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगी y इक्वल टू y1 प्लस y2, जहाँ पे y क्या है, इस रिजल्टेंट वेव का नेट डिस्प्लेसमेंट है। अब क्या होगा, ये वेव जो y1 वाली थी वो इस डायरेक्शन में जा रही थी और जो y2 एम्पलीट्यूड वाली थी वो इधर जा रही थी। तो ओवरलैपिंग के बाद यहाँ पर क्या हुआ था, ओवरलैप। तो ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा, ये वेव कुछ इस तरह से इमर्ज होंगी यहाँ से, ये हो जाएगी y2 एम्पलीट्यूड वाली वेव। ठीक है, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये होगी y1 एम्पलीट्यूड वाली वेव। यानी अब क्या होगा, पहले देखिए, पहले इधर से y1 एम्पलीट्यूड वाली आई, इधर से y2 वाली आई, यहाँ पर क्या हुआ, दोनों में ओवरलैपिंग हुई, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y इक्वल टू y1 प्लस y2 हो गया। अब जब यहाँ से ये इमर्ज हुई तो कुछ इस तरह से इमर्ज हुई, इस डायरेक्शन में गई, कौन सी ट्रेवल कर रही थी, y2 एम्पलीट्यूड वाली इधर निकल गई, y1 वाली इधर इमर्ज हो गई। अब इनकी शेप जो होगी वो क्या होगी, जो ओरिजिनल वेव्स थी उनके सेम होगी, उन्हीं की तरह होगी, क्योंकि ये वेव की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि आफ्टर इमर्जिंग जो वेव्स निकलेंगी उनकी जो शेप होगी वो ओरिजिनल वेव की शेप की तरह होगी। ठीक है, ये तो हो गया जब दो वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही थी। अपन ने देख लिया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है। अब देखिए, दो वेव किस तरह से ट्रेवल कर रही हैं, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है बट क्या है, वो इन्वर्टेड है। देखिए, एक इस तरह से है, एक तो ये हो गई, ठीक है, और दूसरी उसकी इन्वर्टेड हो गई। ये इधर ट्रेवल कर रही है v, ये इधर ट्रेवल कर रही है v, दोनों क्या है, सेम एम्पलीट्यूड की। तो जब ये इस तरह से मूव करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये वेव आगे ट्रेवल करेगी और ये वाली वेव इस तरह लेफ्ट साइड ट्रेवल करेगी। तो एक टाइम पर ये इस तरह से हो जाएंगी। देखिए, ठीक है, ये हो गई इस डायरेक्शन में वेव,
ये इधर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ये बन जाएगा। अब क्या होगा, जब ये और आगे बढ़ेंगी तो कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, देखिए इसी तरह से ओवरलैपिंग होगी किसी एक पॉइंट पर जाके। अब दोनों के क्या है, एम्पलीट्यूड सेम, तो दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होने के कारण क्या होगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा अपने पास ये, ठीक है, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब वेव अपोजिट डायरेक्शन में और इन्वर्टेड थी, सेम साइज की, जब ट्रेवल कर रही थी, तो क्या होगा, यहाँ पे जब ओवरलैपिंग हुई तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड सेम होने के कारण यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा अपन को, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, पर क्या है, अभी भी इनका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, पर इसके पास अभी भी एनर्जी है। अब ये वेव क्या होगी, जो नीचे वाला जो वेव है वो इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड ट्रैवल कर रहा था और ये ऊपर वाला जो है वो राइट साइड ट्रैवल कर रहा था। तो अब ये वेव किस तरह से इमर्ज होगी, देखिए इस तरह से हो जाएगी, ये इधर जा रही है V से, ये इस डायरेक्शन में जा रही है V से, और बाद में किस तरह से हो जाएगी ये, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ठीक है। अब अपन ने देख लिया कि जब इस तरह से वेव ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, बीच में एक पोजीशन ऐसी आ रही है जहां पर क्या, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर क्या हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, यानी कि अपन को क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिला। अब उसके बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वेव किस तरह से इमर्ज होगी, अपने ओरिजिनल जो पहले शेप था उसी के अकॉर्डिंग ये इधर ट्रेवल कर जाएगी और ऊपर जो था वो उधर ट्रेवल कर जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट में एनर्जी के बारे में अपन देखें तो एनर्जी किस फॉर्म में, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आई, स्ट्रेट लाइन आई यानी कि इसमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं है। तो जब कोई स्ट्रेच नहीं है यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी 0। अब याद करो अपन ने सिंगल वेव के केस में क्या निकाला था कि पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, मैक्सिमम है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 आ गई, पर वो जो अपन ने पहले पढ़ा तो एक सिंगल वेव के केस में था, यहाँ पर क्या है, इस तरह से 2 वेव्स आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर अपन देखें एक वेव के लिए वेलोसिटी के वो बना है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से टेंडेंसी होगी पार्टिकल्स की, यहाँ पर ऊपर, ठीक है, ये इसके वेलोसिटी के वो बना दी अपन ने, ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों आपस में इस तरह से आके यहाँ पर ओवरलैप करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, तो कुछ इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाली वेलोसिटी ऐड होगी, तो ये कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। ये अपने पास इस तरह से बन गया, तो अब रिजल्टेंट क्या आएगा, देखिए कुछ इस तरह से ये आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ पर वेलोसिटीज क्या हुई है, यहाँ पर ऐड हो गई हैं, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर देखें तो v क्या हुआ है, यहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, v वेलोसिटी के ऐड होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी,
जो सिंगल वेव के केस में अपन ने पढ़ा था जहां पर क्या था, पोटेंशियल जीरो तो काइनेटिक भी जीरो, पर इस वाले जब टू वेव के केस में देख रहे हैं, जब ये स्ट्रेट लाइन हो गई थी तब क्या हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पर यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ था। वेलोसिटीज क्या हुई थी, ऐड हो गई थी, तो वेलोसिटी के ऐड होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी जो कि जीरो नहीं होगी, यानी वेव की जो पूरी एनर्जी होगी इस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। ये दो वेव दे रखी है, ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से राइट में ट्रेवल कर रही है और ये वाली वेव पल्स क्या है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से लेफ्ट में मूव कर रही है। तो अब अपन से बोला है ड्रॉ द शेप ऑफ पल्स एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, यानी कि अपन को t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या करना है, इसकी पल्स की रिजल्टेंट जो पल्स आ रही है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये किससे मूव कर रही है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अब अपन से पूछा है कितने टाइम में, 3 सेकंड के बाद रिजल्टेंट पल्स निकालनी है। तो अपन ने मान लिया कि x इक्वल टू वी टी, 3 सेकंड में ये कितना चलेगी, v कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, t दे रखा है 3 सेकंड, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये वेव किधर राइट में 3 सेंटीमीटर मूव कर जाएगी और ये वाली वेव पल्स भी लेफ्ट में 3 सेंटीमीटर मूव करेगी। तो किस तरह से बन जाएगा, देखिए ये अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो पॉइंट था जो 0 पे आ रहा था, जब ये 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा तो कहाँ पहुंचेगा, 1, 2 एंड 3 पर पहुंचेगा। और ये जो -2 वाला है किधर पहुंच जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर चलेगा तो ये -1, 0 और 1 पर आ जाएगा। तो ये वेव पल्स किधर से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, ये हो गया है 1, और 0 वाला कहाँ पर पहुंचा है, 3 पर पहुंचा है, और ये 2 वाला किधर पहुंचेगा, ये 3, 4 और 5 पर पहुंच जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया है 5। ठीक है, अब अगर अपन दूसरी देखें, ये वाली जो लेफ्ट में मूव कर रही थी ये किधर जाएगी, देखिए 5 है, 3 सेंटीमीटर मूव करेगी, यानी कि 4, 3 और ये 2 पर आ जाएगी। और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है 7 वाला, 3 सेंटीमीटर लेफ्ट में मूव करेगा, यानी 6, 5 और ये 4 पर आ जाएगा। यानी वेव किधर से स्टार्ट हो रही है, ये हो रही है 5, 4, 3 और ये 2 से, यानी कि ये वाली सेकंड वाली वेव आ गई, ये 2, 4 कहाँ तक जाएगी, देखिए इसका जो ये वाला है लास्ट वाली लाइन किधर है, 9 पर आ रही है, 3 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगी, यानी 9 के बाद 8, 7 और ये 6 पर आ जाएगी। तो ये वेव कुछ इस तरह से बन जाएगी, देखिए ये हो गई वेव की ओवरलैपिंग। अब देखिए ये वाला पार्ट अगर अपन देखें, दोनों वेव का क्या हो रहा है, कंबाइन आ रहा है पार्ट। ठीक है, तो अब अगर अपन इसका रिजल्टेंट पार्ट बनाए तो क्या होगा, 1 से लेकर 2 तक क्या है, एक सिंगल वेव है इस तरह से। ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया अपने पास 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए 2 से लेकर 5 तक जो पार्ट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से लेकर जब 5 तक का देखेंगे, इधर से जो वेव आ रही थी राइट से ट्रेवल करती है वो, और जो लेफ्ट से ट्रेवल करती जा रही थी वो, दोनों क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। यानी इस वाले पोर्शन में क्या होगा, दोनों वेव का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, दोनों का ही एम्पलीट्यूड 4 और है, तो रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पे 4 + 4 दैट इज 8। ठीक है, ये तो यहाँ तक आ गया 5 तक, ये है 1, 2 और ये है 5। ठीक है, अब 5 से 6 के बीच में देखिए सिर्फ एक ही वेव है, तो जिसका एम्पलीट्यूड कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर किस तरह से वेव बन जाएगी, कुछ इस तरह से बन जाएगी। यानी ये तो है 4 सेंटीमीटर और ये वाला कितना आ जाएगा अपने पास 8 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगी दो वेव्स के ओवरलैपिंग से रिजल्टेंट
वेव। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपन को क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर वेव है, ठीक है, जिसकी एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। दूसरी है ट्रायंगुलर वेव जो कि क्या कर रही है, लेफ्ट में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। क्या फाइंड करना अपन को, ड्रॉ द शेप ऑफ पल्स एट t इक्वल टू 1.5 सेकेंड। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये 1.5 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगी। v पता है, t पता है, तो अपन निकाल सकते हैं x इक्वल टू v इंटू टी से। v कितना है यहाँ पर 1 इंटू 1.5, यानी कि ये वेव कितनी चलेंगी 1.5 सेंटीमीटर चलेंगी। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि 1.5 सेकेंड बाद किस तरह से वेव आएगी। तो रिजल्टेंट वेव बनाने के लिए अपन देखेंगे ये वेव कितना ट्रेवल करेगी, -1 था 1.5 ट्रेवल कर रही है, तो कहाँ पे पहुंच जाएगी 0.5 पर। ये वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है किस पे है अभी 0 पर, तो 1.5 सेकेंड बाद कितना ट्रेवल करेगा 1.5 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद किस पे पहुंच जाएगा 1.5 पर, और 1 वाला पहुंच जाएगा 2.5 पर। तो वेव किस तरह से बन जाएगी, ये आ जाएगा 0.5 1.5 2.5। तो ये वेव कुछ इस तरह की बन जाएगी, ये रेक्टेंगुलर वेव। ठीक है, अब बात आती है ट्रायंगुलर वेव की। 1.5 चलेगा, कहाँ पर आ जाएगा 1.5 पे, जो इसका ये वाला पॉइंट है जो कि पहले किस पे 4 पे। 1.5 सेकेंड बाद कहाँ पहुंच जाएगा 4, और 1.5 चल देगा ये, तो ये आ जाएगा अब। ठीक है, 2.5 पर, और ये 5 में से 1.5 देखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये चलेगा यहाँ पर और 3.5 पर आ जाएगा। तो ये वेव किस तरह से बन जाएगी, ये बनेगी कुछ इस तरह से। ट्रायंगुलर वेव बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये बन गई ट्रायंगुलर वाली वेव, ये आ जाएगा 2.5, ये है 3.5। ठीक है, अब इसमें देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला क्या है, दोनों वेव में कॉमन आ रहा है, यानी कि अब जब अपन रिजल्टेंट वेव बनाएंगे तो कैसे बनेगी, ये बनेगी। अभी कितना एम्पलीट्यूड है इसका, इनिशियली दे रखा है अपन को 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो जब रिजल्टेंट बनाएंगे तो देखिए 0.5 से 1.5 तक क्या है, सिंगल वेव है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये बन गया। ठीक है, ये हो गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो 1.5 से है ये वाला देखिए, तो ये जो रेक्टेंगुलर वाली पल्स है उसका कहाँ पर है पार्टिकल, यहाँ पर है। उसके लिए अगर इस टाइम पर देखिए पार्टिकल कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है। ठीक है, और जो ये ट्रायंगुलर वाला है उसके लिए यहाँ पर है, तो रिजल्टेंट किधर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर प्लस 0, यानी कि रिजल्टेंट वाला आ जाएगा यहाँ पर ही आ जाएगा। ये है 0.5, ये है 1.5। ठीक है, अब 2.5 वाले पे देखिए, दोनों ही वेव के लिए जो पार्टिकल है, दोनों वेव के जो पार्टिकल है इस टाइम इंस्टेंट पे कहाँ पर है, दोनों यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 2 था, और ट्रायंगुलर का भी कितना था 2 था, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। तो ये आ गया यहाँ पर, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये था 2.5 पर, ये है 3.5, तो 3.5 पे आ जाएगा यहाँ पर। अब 2.5 से 3.5 तक तो क्या है, एक ही वेव पल्स आ रही है जो कि ट्रायंगुलर है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। ये हो गया है रिजल्टेंट वेव का डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ वेव। देखिए किसी भी पॉइंट पर अगर अपन इस सरफेस पर देखें, अगर कोई वेव इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, अगर कोई वेव इंसिडेंट कर रही है, मान लिया उसकी फ्रीक्वेंसी है f और इसकी वेलोसिटी कितनी है v1 है, तो उसका एक पार्ट क्या होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इसका एक पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट होगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गई अपने पास इंसिडेंट वेव,
यानी जब भी कोई वेव किसी एक सरफेस पर इंसिडेंट करती है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। जब कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होता है, उस वेव का एक पार्ट तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होता है और एक पार्ट क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। अब देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव की वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है सोर्स पर। फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स। तो अगर अपन ने एक सोर्स को फिक्स कर दिया तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक ही सोर्स से वेव आ रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी भी एफ होगी और जो ट्रांसमिट है उसकी फ्रीक्वेंसी भी एफ होगी। अब बात आती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है, यानी कि वेव वेलोसिटी डिपेंड ऑन मीडियम। ठीक है, वेव वेलोसिटी डिपेंड करती है मीडियम में, यानी कि अगर मीडियम 1 में वेलोसिटी v1 है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो क्या है, मीडियम 1 में ही है, यानी कि इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, v1 हो जाएगी। और जो ट्रांसमिट वेव है वो मीडियम 2 में आ गई है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी वो अब कितनी हो जाएगी, v2 मान लिया अपन ने, चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये मीडियम पर डिपेंड करती है। अब बात आती है वेवलेंथ की, तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, v बाय एफ होता है। लैम्डा इक्वल टू होता है v अपॉन एफ होता है। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम पर, और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, सोर्स पर, और लैम्डा डिपेंड करता है v और f दोनों पर डिपेंड करता है, यानी कि लैम्डा जो है वो मीडियम पर भी डिपेंड करेगा और सोर्स पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये अब अपन यूज करेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव के में। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा इसमें। यहाँ पर देख लेते हैं अब अपन कि मान लिया एक तो ये हो गई है स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग ये मान ली अपन ने और एक स्ट्रिंग ये मान ली है। ठीक है, दो अलग अलग मीडियम हो गए। इस वाली स्ट्रिंग के लिए क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ μ1 और इस वाली स्ट्रिंग के लिए मास पर यूनिट लेंथ हो गया है μ2। ठीक है, अब वेव ऐसे ट्रेवल करके आ रही है। ये जो वाली बाउंड्री है यहाँ पर क्या हो रहा है, दो मीडियम अलग अलग हो रहे हैं। ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव ट्रेवल करी तो क्या होता था, एक पार्ट रिफ्लेक्ट होता था, एक पार्ट ट्रांसमिट। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये तो हो गया ट्रांसमिट, ये थी इंसिडेंट वेव और अपन ने मान लिया कि एक ये इस तरह से वेव रिफ्लेक्ट हो गई है, ये हो गया है रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये हो गई है रिफ्लेक्टेड वेव। अब अपन ने मान लिया कि इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है ai, ट्रांसमिट वेव का क्या है at है और रिफ्लेक्टेड वेव का मान लिया है ar एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब देखिए जो इंसिडेंट वेव की जो पावर होगी वो क्या मान लिया अपन ने, ti। वो किस पार्ट में डिवाइड हो रही है, इंसिडेंट वेव डिवाइड हो रही है ट्रांसमिटेड वेव में और रिफ्लेक्टेड वेव में। तो अपन ti यानी कि इंसिडेंट वेव की पावर को क्या लिख सकते हैं, tr प्लस tt लिख सकते हैं, यानी रिफ्लेक्टेड वेव की प्लस ट्रांसमिटेड वेव की लिख सकते हैं। अब अपन ने पढ़ा था कि पावर का फॉर्मूला क्या आया था, P इक्वल टू आया था 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर f स्क्वायर म्यू v, यही निकाला था अपन ने पावर ऑफ वेव। ठीक है, अब इसमें अपन इंसिडेंट वेव के लिए लिखेंगे। तो इंसिडेंट वेव वाली जो इंसिडेंट वेव है वो किस में है, मीडियम 1 में है, जिसका म्यू कितना दे रखा है, μ1 दे रखा है। ठीक है, और ये v1 से ट्रेवल कर रही है। ट्रांसमिट वेव की क्या हो जाएगी, मीडियम चेंज होते
ये हो गई इसकी v2 वेलोसिटी, और रिफ्लेक्टेड वेव की क्या हो जाएगी, v1 रहेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव किस में है, मीडियम 1 में है। तो अब अगर अपन इंसिडेंट वेव के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर, ए कितना हो जाएगा, AI स्क्वायर, सोर्स सेम है यानी फ्रीक्वेंसी सेम, एफ म्यू की जगह म्यू1 और वी की जगह कितना आ जाएगा, v1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर AI स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू1 v1 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर देखिए अब आ रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव किस में है, मीडियम 1 में है, यानी कि इसके लिए क्या होगा, म्यू1 और v1 होगा, और इसका एम्पलीट्यूड कितना माना है अपन ने, AR माना है। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 पाई स्क्वायर AR स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू1 v1 प्लस जो ट्रांसमिटेड वेव आ रही है वो किस में है, मीडियम 2 में है, और मीडियम 2 के लिए अपन ने म्यू कितना लिया था, म्यू2 लिया था, वेलोसिटी कितनी हो गई है इसकी v2, और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना माना है 80। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 पाई स्क्वायर AT स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू2 v2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, 2 पाई स्क्वायर और 2 पाई स्क्वायर, एफ स्क्वायर सब में से कैंसिल आउट हो गया। तो अब अपने पास क्या बचा, AI स्क्वायर, इधर AR स्क्वायर, कॉमन क्या आ गया है, म्यू1 v1। तो अब अपन यहाँ पे लिख सकते हैं AI स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर म्यू1 v1 बराबर कितना होगा, उधर बचा है अपने पास AT स्क्वायर म्यू2 v2। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब अपन ने वेलोसिटी इन स्ट्रिंग कितना निकाला था, v इक्वल टू √T/μ निकाला था, ये निकाला था अपन ने। तो यहाँ से अब अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए v स्क्वायर म्यू इक्वल टू T, ये लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 में देखिए अपन को किसकी रिक्वायरमेंट है, म्यू1 और v1 की है, यानी यहाँ से अपन v इंटू म्यू की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी वो आ जाएगी v इंटू म्यू की वैल्यू आएगी T/v आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अपन को दोनों मीडियम में देखना है टेंशन कितना होगा। तो यहाँ पे अगर अपन इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखें तो टेंशन इन दिस वन, इसमें और जो सेकंड वाली है स्ट्रिंग उसमें क्या होगी, सेम होगी इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर अपन देखें एट इक्विलिब्रियम टेंशन क्या रहेगी, सेम फॉर बोथ स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसे अपन देख सकते हैं, जैसे अगर ये कोई भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक ये है और एक यहाँ पर देख ले अपन, ठीक है, एक ये है। अगर अपन यहाँ वाले पे देखें, इधर लग रही है टेंशन T2 और इधर लग रही है टेंशन T1, तो अगर ये ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होता तो अपन इक्वेशन क्या लिखते हैं, नेट फोर्स की एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितना है यहाँ पे, T1 माइनस T2 इक्वल टू एम ए। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में देखिए क्या होगा, या तो मासलेस होती तो क्या होता है, m0 हो जाता, मासलेस होने के केस में m0 हो जाता तो T1 इक्वल टू T2 आता, पर इस केस में क्या है, मासलेस तो है नहीं है। अब अपन दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा तो T1 इक्वल टू क्या आ जाता है, T2 आ जाता है। यही अपन ने लिखा है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, टेंशन सेम होगा। तो अब अपन यहाँ से म्यू1 v1 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू v की वैल्यू आई थी T/v, तो म्यू1 v1 की वैल्यू कितनी आएगी, T/v1। तो अगर अपन यहाँ पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा AI स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर इंटू T/v1 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए म्यू2 v2 है, म्यू2 v2 के लिए क्या लिखेंगे, T/v2, टेंशन सेम है, तो ये आ जाएगा AT स्क्वायर इंटू T/v2। T से T क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये आ गई अपने पास इक्वेशन 2। ठीक है, अब अपने पास हो गई है ये वाली इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्टिकल है जस्ट जो बाउंड्री पर आ रहा है, तो बाउंड्री के अगर इस तरफ से देखें तो अपन को इसका एम्पलीट्यूड क्या दिखाई देगा, जो कि ट्रांसमिटेड वेव का होगा। वेव क्या होती है, इसमें
कंटिन्यूस, यानी यहाँ पे जो वेव है वो ब्रेक तो होगी नहीं, ठीक है। तो यानी कि उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, यहाँ से देखेंगे ट्रांसमिटेड की तरफ से तो ट्रांसमिटेड वेव का जो होगा वो, पर जब अपन इस तरफ से देखेंगे तो इधर कौन सी वेव आ रही, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव। अब इसका डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड तो एक ही होगा, यानी कि उधर से देखेंगे तो क्या होगा 80, पर इधर से अगर अपन ने देखा तो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा, AI प्लस AR का हो जाएगा, क्योंकि वेव क्या है यहाँ पर कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं वेव के कंटिन्यूअस होने के कारण क्या लिख सकते हैं, एज वेव इज कंटिन्यूअस एट बाउंड्री तो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा, इस तरफ से एम्पलीट्यूड कितना आएगा इस बाउंड्री वाले पार्टिकल का, AI प्लस इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का, और उस तरफ से देखेंगे तो कितना आएगा, ये इक्वल होगा AT के हो जाएगा, ये आएगा सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 3। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 और 3 को जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड, तो वो अब आ जाएगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रांसमिटेड वेव का आ जाएगा 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू AI, एक तो ये होगा, और रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड का क्या आ जाएगा, AR इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू AI। ये आ गए अपने पास दोनों के एम्पलीट्यूड, ट्रांसमिटेड वेव का और रिफ्लेक्टेड वेव का। अब देखिए अपन केस 1 लेते हैं, इफ V1 इज लेस देन V2, ठीक है, ये ले रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी है वो सेकंड मीडियम में जो वेलोसिटी है उससे कम हो रही है, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि मीडियम चेंज होने पर वेलोसिटी बढ़ रही है। अब अगर V1 इज लेस देन V2 है तो इन दोनों फॉर्मूले से देखिए AT और AI के साइन तो सेम होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, V1 लेस देन V2 है, V2 लेस देन V1 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं AT एंड AI हैव सेम साइन, ठीक है। पर अब रिफ्लेक्टेड वेव के केस में देखते हैं, V1 लेस देन V2 है, यानी कि ये जो वाली टर्म है, ऊपर वाली जो टर्म आ रही V2 माइनस V1, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, यानी AR और AI का साइन क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो अब अपन यहाँ से लिख सकते हैं AR एंड AI हैव सेम साइन, ठीक है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर ये मीडियम 1 है,